नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और एक मुहिम गुड न्यूज टुडे आज से शुरू करने जा रहा है और वो मुहिम है यमुना को बचाना है। गंगा और यमुना नदियां हमारी पहचान है और दोनों नदियां हिमालय की गोद से निकलती हैं। देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। या यूं कहें कि यमुना नदी ने दिल्ली को जिया है, मगर इस शहर में अब ये यमुना नदी बुरे हाल में है और ये नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। हालांकि दिल्ली और केंद्र सरकार नदी के अस्तित्व को फिर से पहले जैसा बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भागीदारी के बिना ये मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों की बेकार चीजों को यमुना के हवाले कर देते हैं, मगर यमुना में प्रवाहित किया गया सामान कहीं जाता नहीं, वहीं यमुना नदी के नीचे तलहटी में बैठ जाता है। यमुना प्रदूषित की बड़ी वजह कारखानों से निकलने वाली गंदगी भी है और भी ऐसी कई वजह हैं जिनकी वजह से यमुना अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ऐसे में हम सबको मिलकर इस समस्या से पार पाना होगा, सरकार की कोशिशों के साथ जुड़ना होगा और इसीलिए गुड न्यूज टुडे ने एक मुहिम शुरू की है, यमुना को स्वच्छ करना है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना नदी दिल्ली की जीवन रेखा है। ये दिल्ली में हुए हर बदलाव की गवाह रही है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है, बल्कि ये राजधानी की तरक्की में सहायक भी है। लेकिन आज यही यमुना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। ये दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की ताजा तस्वीर है, जहाँ यमुना नदी में फिर जबरदस्त झाग दिख रहा है। जलकुंभी ने लहरों पर पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ है। दिल्ली में यमुना के कई हिस्से पर सफाई का काम जारी है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वही पुरानी खराब तस्वीर यमुना की दिखाई पड़ रही है। इस वक्त हम दिल्ली में कालिंदी कुंज बैराज के इस तरफ हैं और आप देखिए कि बैराज के उस तरफ भले ही सफाई का काम चल रहा हो, लेकिन इस तरफ जैसे ही पानी का फ्लो दोबारा से छोड़ा गया है, उसी तरह का सफेद झाग आपको इस पूरी यमुना नदी में दिखाई पड़ जाएगा आगे बढ़ते हुए। और यही हाल इस पूरी यमुना का फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ सफेद झाग ही नहीं, बल्कि आप देखिए नदी में कितना कूड़ा है, कितना करकट है और किस तरह से जो जलकुंभी है वो नदी में दिखाई पड़ रही है। बीते कई दिनों से कालिंदी कुंज बैराज से यमुना के एक तरफ का पानी रुका हुआ था। मकसद था नदी की तलहटी की सफाई करना। जब पानी रोका गया था, तब नदी की तलहटी में प्लास्टिक की बोतल्स, कपड़े और बड़ी संख्या में पूजा का सामान पड़ा दिखा। पानी रुका गया, इसलिए हम लोग का सफाई करने के लिए बीच में चला गया। फिर पानी बैराज वाला ने पानी खोल दिया था इसकी, बोला ऐसे कचरा बहते हुए चला जाएगा, नहीं चला गया, कचरा वैसे ही पड़ा है। इसके हम चाहता हूँ इसके मशीन चले और कचरा साफ हो जाएगा, बढ़िया बात है। कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, कचरा वैसे ही पड़ा हुआ। तो पानी जब रोका, पानी रुक गया, ये इलाका सूख गया, उसके बाद कोई यहाँ पर मशीन आई, कोई साफ सफाई काम चला? नहीं, कोई नहीं आया था, हम लोग हाथ से सफाई किया था। अब जब दोबारा बैराज से पानी छोड़ा गया, तो फिर ऊपर तक सफेद झाग दिखने लगा। फरवरी को हमने आपको यहीं से एक तस्वीर दिखाई थी। उस वक्त बैराज से यमुना का पानी इस हिस्से में रोक दिया गया था और नदी की तलहटी दिखाई पड़ रही थी। हमने आपको दिखाया था कि तलहटी में किस तरह से प्लास्टिक जमा हो गई है, एक तरह से प्लास्टिक बीच बन गया है। और जब पानी रोका गया तो ये संभावना थी कि शायद अब इस प्लास्टिक को मशीनें उतार कर हटाया जाएगा, उसके बाद दोबारा नदी में पानी छोड़ा जाएगा। हालांकि लंबू जी जैसे कई लोग हैं जो नदियों की अहमियत को समझते हैं, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो नदी की सफाई में जुट जाते हैं। उनकी ये कोशिश छोटी जरूर है, मगर लोगों को प्रेरित करने के लिए काफी है। हमें 26 साल हो गया मैं इसका सफाई कर रहा हूँ यमुना की माता के लिए। कोई भाई बहन बेटी नहाने आता है, उसको कोई बीमारी ना पड़ जाता। हमारा बीमारी है, मैं आपको दवाई लेके मैं थोड़ा सा शांति है अभी, इसलिए चाहता हूँ। मेरा भाई भी भोला है, उसको बीमार पड़ गया है, इसके मेरा भोला भाई, उसके से
उसको भी इसके जलकुंभी के इसके तैरने आता है, झाग के वजह से उसको मेरा भाई भी बीमार पड़ गया। सरकारी कोशिशों के बाद भी यमुना सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि जनता की भागीदारी के बगैर इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट की माने तो लोगों को सबसे पहले अपनी आदत बदलनी होगी। मतलब जो कुछ भी चीज उनके काम की नहीं होती उसे वो यमुना में प्रवाहित कर देते हैं, जो कि एक गलत चलन है। यहाँ पे दो तरीके होंगे, जो सरकार के साथ साथ आपको आम जन को भी भागीदारी अपनी निभानी पड़ेगी। उनको अपने घरों से लेके एक मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा, रोको टोको की। ना तो आप खुद गंदगी करें और ना गंदगी करने दें। आपने देखा होगा ये ऊपर सामने बीच है, ये पूरा ये पुल है। इस पुल पे लोग आते हैं, जैसी कोई भी त्योहार या कोई भी होता है या घरों में डेली वेस्ट का जो होता है, ऊपर से आते हैं और डंप कर देते हैं। दूसरा सच ये भी है कि दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए बरसों से यमुना एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके यमुना का उद्धार नहीं हो पा रहा। यमुना नदी की सफाई को लेकर पहला यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया था। उसके बाद 2003 में दूसरा एक्शन प्लान आया और तीसरा फेज साल 2012 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना था। भारत और जापान सरकार के बीच द्विपक्षीय प्रोजेक्ट पर 1993 में मुहर लगी थी। जापान सरकार ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी, जिसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारत सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि जब यमुना को साफ करने के लिए पिछले 32 सालों से ये एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, तो मुश्किलें क्या आ रही हैं? दरअसल सबसे बड़ी मुश्किल ये कि दिल्ली, नोएडा और दूसरे शहरों का सीवेज बगैर ट्रीटमेंट के नदी में गिरता है। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। नदी किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग से भी प्रदूषण बढ़ा है। वहीं यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात, लोग नदी में पूजा सामग्री, प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं। यही कारण है कि बारिश के अलावा साल भर नदी में साफ पानी का प्रवाह रहता ही नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अगर सरकार को यमुना को साफ करना है तो सिर्फ नदियों की सफाई ही नहीं, बल्कि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सख्त निगरानी करनी होगी। ये सच है कि इस काम को पूरा होने में वक्त लगेगा, और अगर यमुना साफ हो जाती है तो दिल्ली वालों को पीने के लिए साफ सुथरा पानी जरूर मिलने लगेगा। और इसी मकसद के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार आगे बढ़ रही हैं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनौतियां बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत है, लेकिन यमुना को स्वच्छ आखिर बनाया कैसे जाए, ये सब समझेंगे खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में यमुना कहां से एंटर होती है, कितने किलोमीटर का एरिया है जो यमुना कवर करती है और कितना किलोमीटर एरिया है जो बहुत ज्यादा गंदा है। दिल्ली में यमुना का दायरा कितना फैला हुआ है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो राजधानी में यमुना नदी पल्ला गांव से दाखिल होती है। करीब 52 किलोमीटर की पूरी यात्रा है और ये यात्रा करके जैतपुर से निकलती है। पल्ला से वजीराबाद तक नाले बिल्कुल नहीं है, लिहाजा वजीराबाद से यमुना मैली होनी शुरू होती है। और फिर इसके बाद नजफगढ़ से ओखला बैराज तक करीब 26 नाले हैं जो कि इसमें गिरते हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्थिति यमुना की कहां कहां किस किस तरह की है। 26 नाले हैं जो कि इसमें गिरते हैं, पानी को और ज्यादा दूषित बनाते हैं। यूं तो नजफगढ़ ड्रेन में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन पानी को साफ करने के लिए इतनी रिसोर्सेस फिलहाल काफी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर ही हो रहा है कि आखिर वो किस तरह और कितने काम करते हैं। तो चैलेंजेस बहुत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि सरकार का प्लान कैसा है, चुनौतियां कितनी हैं और कब तक यमुना साफ हो जाएगी। डॉक्टर अनिल गुप्ता बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी और लीडर है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र सिंह फाउंडर एंड चेयरमैन उत्थान समिति से हैं, एनजीओ चलाते हैं, यमुना क्लीनिंग को लेकर एक मुहिम भी चलाते हैं। डॉक्टर फयाज खुद सर हमारे साथ है, सीनियर साइंटिस्ट हैं और बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। अशोक उपाध्याय जी हैं, सीईओ हैं फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन के। अनिल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, कोशिशें तमाम हुई, बहुत पैसा खर्च हुआ और काफी अरसे से 32 सालों से कहें कि यह कवायद इसी तरीके से जारी है। बावजूद इसके आज फिर से सरकार ने एक नया एक्शन प्लान बनाया।
यमुना जो है, यमुना और यमुना की गंदगी, चुनावी मुद्दे तो हर बार बनते हैं, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं हो पाया। इस बार क्या प्लान है, क्या उम्मीद जगी है कि यमुना साफ हो पाएगी? अनिल जी। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अभी देख रहा था, कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट्स किया था। उन्होंने कहा था कि बदले हुए हालातों में लगता है कि अब यमुना की क्लीनिंग का काम होगा। हाँ। और जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन में तेजी आई है, मुझे लगता है यमुना सफाई पे अब सरकार का ध्यान दिया जा रहा है। मैं आज की ही रिपोर्ट चेक कर रहा था, तो अभी तक करीब 1300 मीट्रिक टन जो कचरा है, जो फ्लोटिंग जिसको कहते हैं कचरा है, थ्रेश स्कीमर से अभी तक यमुना से 10-12 दिन में निकाला गया है। पर मुझे लगता है अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। पर जिस तरीके से पीएमओ इन्वॉल्व है, पीएमओ एक ब्लूप्रिंट इसके लिए बना रहे हैं, दिल्ली सरकार ने इस पे कमिटमेंट जारी की है। जिस तरीके से पूरी कैबिनेट ने मां यमुना की आरती में भागीदारी करी, उनकी प्रतिबद्धता दिखाती है। फिर भी मैं 3-4 चैलेंजेस आपके सामने रखता हूं, जो सरकार को भी पता है। हमें सबको पता है कि करीब यमुना की जो टीटी है वो 30 साल पुरानी हो चुकी है। अभी टीटी के हिसाब से करीब 1000 क्यूसेक्स ही मिनिमम ई फ्लो रहता है। इस ई फ्लो को भी रिवाइज करने की जरूरत है। इस ई फ्लो को मुझे लगता है डबल करने की जरूरत है। अगर यमुना में पानी का बहाव रहेगा तो सफाई करने में आसानी रहेगी, स्वच्छ में रहेगी। अभी आपने नालों की बात करी, मेरी जानकारी में करीब 22 नाले ऐसे हैं जो अभी ट्रैप नहीं है, जिनको टैपिंग की जरूरत है। दिल्ली में 37 एसटीपी प्लांट है, काफी उसमें आधे के करीब अभी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं इनकी स्टेटमेंट देख रहा था मंत्रियों की, उन्होंने कहा है कि जितने भी एसटीपी प्लांट है वो ढंग से काम करें। और खाली प्लांट नहीं, आप देखिए दिल्ली में पानी की शॉर्टेज भी है, क्योंकि पानी लिमिटेड सोर्सेज हैं। जितना हम लोग करीब 600-650 एमजीडी ट्रीट करते हैं, उसको रीयूज भी होना चाहिए। जिससे रीयूज करेंगे उसको हॉर्टिकल्चर में, बाकी एक्टिविटी में, तो फ्रेश वाटर पे हमारी डिपेंडेंसी भी रहेगी। एक विषय और है, बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जहां अभी तक सीवर लाइन नहीं डली, उन पे सीवर लाइन भी डालने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और एक जो सामाजिक भागीदारी की बात है, अभी देखिए हमारी एक धार्मिक मान्यता है कि हम पूजा करते हैं और उसका जो शेष बचता है वो सब यमुना जी में डाल देते हैं। मान्यता है कि उसको वैसे नहीं फेंकना। मुझे लगता है जितने भी धर्म गुरु हैं उनको साथ आके इस पे विचार करना चाहिए। एक ये भागीदारी, एक जन जागरण करना चाहिए कि जो हमारा पूजा की सामग्री है, क्योंकि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, वो अगर सारे डाल देंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि लोग पूजा की सामग्री उसमें ना डालें। पर मुझे लग रहा है नई सरकार से प्रतिबद्धता जारी हुई है और लगता है जो 3 साल का समय लिया है, यमुना जरूर स्वच्छ होगी, मुझे लगता है। टारगेट आपने 3 साल का रखा है। चुनौतियां हालांकि बहुत हैं, ठीक है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर जन भागीदारी की भी उतनी जरूरत है। आपने कहा कि एक तरीके से आस्था का विषय भी है, लोग वहां पर धार्मिक सामग्रियां भी डालते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन वही बात होती है कि लक्ष्य जब आप ले रहे हैं, अगर ईमानदारी से उस लक्ष्य को लेते हैं तो यकीनन आप उसको पूरा भी कर पाते हैं। सत्येंद्र जी, अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद एक एनजीओ चलाते हैं यमुना की सफाई को लेकर। आप शायद यमुना से अच्छे से वाकिफ है। जिस तरीके से ये प्लान बनाया गया, पहला रिएक्शन तो आपका इस प्लान पर जानना चाहूंगी कि इस प्लान को लेकर आपको क्या लगता है, और जो लक्ष्य 3 साल का रखा गया है उसमें कितनी बड़ी चुनौतियां और कहां चुनौतियां नजर आ रही हैं? देखिए, जो लक्ष्य रखा गया है 3 साल का, मेन हमें ये है कि हम कंसिस्टेंटली हम उस पर काम करें। अगर हम रेगुलर उस पर काम करते हैं और मतलब सख्ती से अगर हम काम करते हैं, केवल इसमें हमें काम करने की जरूरत नहीं, हमें सख्ती से काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि यमुना में जल अपना उनका जो एसटीपी उनके यहाँ लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में एसटीपी काम नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बात है। ईटीपी या एसटीपी जो भी लगा हुआ है वो मतलब सर एक चीज आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि एसटीपी सही से काम नहीं कर पा रहे, कुछ अगर आप हमें डिटेल दे पाए इसी में कि कितने एसटीपी है, कितने सही से काम कर रहे हैं, कितने नहीं, उसको इंक्लूड करते हुए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ये तो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं इसमें। इंडस्ट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके सभी में एसटीपी लगा हुआ है। क्योंकि बिना एसटीपी के उनको डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, उनको मालूम है कि
उनको पोल्यूशन की एनओसी कंसेंट, नहीं जो एयर मिलती वाटर है। कंसेंट होती है वो मिलती नहीं है। तो एसटीपी और ईटीपी लगाना बहुत आवश्यक है। तो जब तक उस चीज पे हमारा फोकस नहीं होगा कि एसटीपी काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, उसको बाईपास किया हुआ है। बाईपास क्यों किया हुआ है? क्योंकि उसकी कॉस्टिंग आती है, उसमें केमिकल पड़ता है जो जिससे पानी साफ किया जाता है, ट्रीटेड वाटर जिससे ट्रीट किया जाता है, उसकी कॉस्टिंग को बचाने के लिए कंपनी वाले उसको एसटीपी को बाईपास कर देते हैं पानी को। और जब पोल्यूशन कंट्रोल वाले जब जाएंगे तो उनको वो दिखा देंगे। तो थोड़ा सा इस चीज पे हमें सख्ती करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें। आप आगे बढ़े उससे पहले अनिल जी, इस पर आपका जवाब। देखिए, बहुत अहम पॉइंट है कि कितने एसटीपी सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वाकई वो नॉर्म्स के तहत हैं या नहीं, क्या एनओसी वापस से चेक होने चाहिए नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा। फिर मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं डीपीसीसी का भी बोर्ड मेंबर हूं। एसटीपी और सीटीपी में फर्क है। 37 एसटीपीज हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली जल बोर्ड मेंटेन करता है। जो डीपीसीसी की मंथली रिपोर्ट आती है, करीब 19 एसटीपीज हैं जो रेगुलरली पैरामीटर्स, आउटलेट के पैरामीटर्स को मीट नहीं करते, उनको करेक्ट करने की जरूरत है। सारा का सारा नालों का या सीवर लाइन का वेस्ट में जाता है, ट्रीट होता है, और ये मेजर की कंट्रीब्यूशन है। दूसरी, दिल्ली के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि इंडस्ट्री का आता है। अच्छा, 98 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ है, दिल्ली में जो लार्ज और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है ही नहीं, सब बंद हो चुकी है। थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं, सिर्फ माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। उसमें से भी 13 सीटीपी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं जो वो की सोसाइटी चलाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 13 के 13 सीटीपी बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि वो सरकार नहीं चलाती, आप मंथली उनकी रिपोर्ट देखेंगे पिछले 10 साल की, वो ठीक चलाते। पर एक विषय और है, दिल्ली में अभी भी 13 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां सरकार ने सीटीपी प्लांट नहीं लगाया, जैसे पटपनगंज है, आनंद पर्वत है, मंडोली है, ऐसे हैं। तो नई सरकार को मुझे लगता है कि जो 13 सीटीपी ठीक चल रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। और जो नए जो एरियाज ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, क्योंकि उनका पानी नाले में जाता है, वो फिर एसटीपी में जाता ही जाता है। तो जो औद्योगिक क्षेत्रों में सीटीपी प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हैं, वहां लगने चाहिए, वहां भागीदारी से लगना चाहिए। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो प्लांट सोसाइटीज चला रही है, इंडस्ट्री के लोग चला रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हो गई है। हमारे पास जो रिपोर्ट आती है ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से आती है, मैनुअल भी आती है, दोनों क्रॉस चेक होती है। इसलिए हम कहते हैं कि 37 एसटीपी में 19 काम नहीं कर पा रहे या 13 सीटीपी ठीक काम करें। तो मुझे लगता है मल्टीपल लेवल पे काम करने की जरूरत है, खाली एक आयाम नहीं होना चाहिए। जहां लोगों की जागरूकता होनी चाहिए, वो नालों की टैपिंग भी होनी चाहिए, ई फ्लो भी बढ़ना चाहिए, एसटीपी भी ठीक चलना चाहिए। इसीलिए समय निर्धारित किया गया है। इसीलिए सर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार का भी इनिशिएटिव है। मैं वापस से उसी बात को दोहराऊंगी कि बिना जन भागीदारी के साफ नहीं हो सकती यमुना। इसीलिए एक एक करके, क्योंकि तमाम विद्वान लोग हमारे साथ बैठे हैं और उनसे भी हम सजेशन लेते चल रहे हैं, और एक क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे भी रहेगी। डॉक्टर फयाज, अब आप भी इंक्लूड कर लेती हूँ, पर्यावरणविद भी है, क्या राय आपकी है इसको लेकर, जो प्लान बनाया गया है अभी तक यमुना को साफ करने को लेकर? देखिए, अभी तो रिवर की केमिस्ट्री और दूसरी चीजें तो विद्वान डॉक्टर अनिल जी और उत्थान के फाउंडर ने बोला। मैं सिर्फ रिवर की थोड़ी बायोलॉजी पे बात करना चाहूंगा, और मुझे लगता है वो लाजमी है समझना। सरकार जो भी करे अच्छा करेगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण है सरकार का ही कि भारत सरकार का उपक्रम है डीडीए, और डीडीए ने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया है, जो पिछले 20 साल से एक ऐसा नायाब नमूना पेश करता है जो यमुना को रिस्टोर करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। हमें यह समझना होगा कि नदी एक पाइपलाइन नहीं है, और न नदी फ्लडवे या वाटरवे से चलता है, वो एक कंपोनेंट है उसका। उसके ऊपर राइपेरियन जोन है, एक्टिव फ्लड प्लेन है। क्या हम उनको देख पा रहे हैं? उसकी इकोलॉजी समझ पा रहे हैं? उसके इकोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जितने ग्रासलैंड्स हैं वो खत्म हो गए। जो फ्लड प्लेन वेटलैंड्स हैं उसमें या तो सीवरेज भरा है, या फ्लड प्लेन वेटलैंड हाईली सिल्टेड है, या फ्लड प्लेन वेटलैंड इंक्रोज्ड है। तो हम अगर इन सारी बातों को समझ लें, आज की तारीख में यमुना को पानी चाहिए और कोई भी राज्य अपना पानी नहीं देगा, तो समाधान क्या है? जब पल्ला से कालिंदी की बात आप कर रही थी मैडम, तो पल्ला से कालिंदी तक हमें फ्लड प्लेन वेटलैंड को आइडेंटिफाई करना होगा। और स्वयं मैंने पैदल चल के देखा है कि बहुत सारे वेटलैंड हैं जिसको रिस्टोर करने की जरूरत है। यमुना बायोस्फीयर पार्क के फेज 2 में 100 एकर्स का वेटलैंड रिस्टोर्ड है, जिसमें इतना सारा पानी जमा हुआ है फ्लड का, और उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स अभी भी भरी हुई है।
तो अगर इस मॉडल को अलोंग द रिवर हम रिप्लिकेट करते हैं तो एक समाधान का रास्ता नजर आता है। और अनटिल अनलेस आप रिवर इकोलॉजी के साथ चलें, रिवर का कंप्लीट सॉल्यूशन खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ ड्रेन एक मेजर कंपोनेंट है। जो आप जान के आश्चर्य करेंगे कि पल्ला से वजीराबाद के बीच में सच्ची बात है कि सीवरेज नहीं है, लेकिन अपर स्ट्रेच से हमेशा चीजें आती हैं जब अमोनिया बढ़ता है। लेकिन वजीराबाद से आगे आप नजर डालें, वो सिर्फ सीवरेज से चलता है। अगर लीन पीरियड में अगर सीवरेज बंद कर दो तो शायद नदी का अस्तित्व नहीं हो। तो नदी को पानी चाहिए, और पानी का रास्ता दिल्ली को स्वयं ढूंढना होगा, और उसका रास्ता सिर्फ फ्लड प्लेन दिखाता है। फ्लड प्लेन को जानना, फ्लड प्लेन की इकोलॉजी को समझना और उसको रिस्टोर करना ही बेहतर आइडिया होगा। और अपने पास जीता जागता सरकार का नमूना डीडीए का यमुना बैरिस्टी पार्क है, और ऑनरेबल एनजीटी ने 3 ऑर्डर में अपने कहे हैं कि इसको रिप्लिकेट करो हर जगह। हाँ। तो सरकार का ही की परियोजना है, भारत सरकार की। अगर इसको रिप्लिकेट कर पाए तो आसानी से उन रास्तों को पालेंगे। एक लास्ट मैडम बताना चाहूंगा। सर मैं लौटती हूँ आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो रहा है। उससे पहले अशोक उपाध्याय जी को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारे पास अभी और आधा घंटा है। सर अपनी अपनी बात आप रखिएगा। अशोक जी, अब आपको इंक्लूड करते हुए चैलेंजेस आपको कहाँ लगते हैं? हमें सबसे पहले ये जानना है कि नदी क्या चाहती है। हाँ। किसी ने पूछा नहीं यमुना क्या तुम्हारी डिमांड है। हमने तो सब हम अपने जितने कार्य हो रहे हैं सिर्फ हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, यमुना के लिए क्या कर रहे हैं। डॉक्टर फयाज साहब के साथ हम लोगों ने 2 साल पहले यमुना के किनारे किनारे यात्रा करी, तो जाना कि यमुना क्या चाहती है, यमुना किससे प्यार करती है, यमुना के लोग कौन हैं। यमुना का जो खादर है उसको कब्जा कर लिया गया है, तो खादर खाली हो। बहुत जरूरी है कि यमुना क्या चाहती है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये हो रहा है। अरे यमुना में पानी कब आता है ये विचार करने का विषय था। यमुना का जो पानी था वो खेती किसानी में इस्तेमाल होता था। हम 50 साल पीछे चले जाएं तो यमुना का पानी पीने में नहीं खेती में काम आता था, और वो खेती से हमारे यहाँ बीमारी नहीं थी, अच्छी खेती होती थी। आज जो सारे नाले का पानी यमुना के अंदर कभी इधर उधर से ये नए जमाने का जो शहर बसा है, हाँ। उससे पानी हमारे नदियों में आना, नदी में पानी आता नहीं था। नदी में 4 महीने बरसात के समय चारों तरफ से पानी आता था, वो पीने लायक नहीं होता था। आज वो 4 महीने नदी निर्मल है, बाकी 8 महीने नदी जहरीली है। तो ये विचार करना पड़ेगा कि जो नाले का पानी है उसको हम इस्तेमाल करें। हमने अपने बचपन में देखा था बहुत पतली धारा होती थी, हम लेट करके नदी से पानी पिया करते थे। मगर आज नदी का पानी है ही नहीं है, सिर्फ जहरीला पानी है। और नदी के किनारे हम हरियाणा में हम इसमें रेत है ही नहीं, नदी के किनारे रेत होना चाहिए। आज नदी के किनारे कचरा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है कि नदी के किनारे रेत होना चाहिए। रेत अपने आप जो गंदगी को ऑब्जर्व करता है, अपने को खींचता है, ठीक है, और पानी को निर्मल करता है। तो बहुत सारी नदी के किनारे रेत क्यों नहीं है? आप अपनी कमाई में कितना % दान करते हो? वैसे ही नदी से भी, नदी का धन है रेत, रेत को उसी कुछ % में लो ना आप ये थोड़ी सारी नदी का रेत निकाल लो। तो ये विचार है, और हमारे साथ बहुत बड़े विद्वान बिल्कुल सभी से जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यमुना को और कितनी जल्दी स्वच्छ बनाया जा सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी, एक अलग से मास्टर प्लान इसको लेकर बनाया जा रहा है और एक समय सीमा भी तय की गई है। मुहिम जो गुड न्यूज टुडे की है, यमुना को साफ करना है, क्या है एक्शन प्लान, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके से यह एक्शन प्लान साकार होगा उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन बाधाएं बहुत सारी, यमुना को स्वच्छ बनाना है, आम जन भागीदारी की भी उतनी जरूरत है। लेकिन डॉक्टर अनिल, अब आपके पास आते हुए देखिए, जब हम कहते हैं कि प्लानिंग ऐसा नहीं कि आज हुई, प्लानिंग बहुत पहले से होती है। 1993 में भी प्लान हुआ था जिसमें 662 करोड़ की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा 2012 की बात करें तब भी
करोड़ों की योजना थी। उसके बाद यमुना एक्शन प्लान 3 की भी अगर हम बात करें 1656 करोड़ इस पर खर्च किए गए थे। देखिए, लक्ष्य सर रख लिया जाता है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। आज की तारीख में भी यमुना की स्थिति क्या है ये भी हम जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले करीब 30 सालों से यमुना की जो हालत है एक नाले की तरह हो गई है। आपको सरप्राइज होगा, हरियाणा से जब पल्ला में एंटर करती है तो 1000 क्यूसेक्स ई फ्लो मेंटेन रहता है, थोड़ा स्वच्छ पानी होता है। एज पर द टीटी 500 क्यूसेक्स इनको वापसी करना होता है जब ये ओखला के बाद वापसी हरियाणा में जाती है। जो 500 क्यूसेक जाता है वो प्योर सीवर जाता है, प्योर सीवर। इस मामले तो क्रिमिनल केस बनता है, दिल्ली के ऊपर भी ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि आज अभी यमुना का अस्तित्व नहीं है, अभी नाला बना हुआ है। वजीराबाद बात की बात करें, पर जिस तरीके से नई सरकार के बाद तेजी आई है, और हम हमेशा से कहते रहे, मैं आपके डिबेट में पहले भी आया कि कोर इशू पे काम होना चाहिए। कोर इशू क्या है? पहला है जो सिल्ट दमी हुई, जो उसकी तलहटी में गाद है या वेस्ट है, उसको निकाला जाने। बड़ा मेजर टास्क है, ये आसान नहीं है। अभी जो स्क्रीमर लगे हुए हैं वो फ्लोटिंग कचरा उठा रहे हैं। क्लीनिंग ऑफ मेजर ड्रेन्स, करीब 22 ड्रेन है जिसमें से कुछ ही टैप है, उनको क्लीन करना। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी का टीटी डायरेक्टली जाता है। फिर मैं कहता हूं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे तो पानी की समस्या भी ठीक होगी, क्योंकि उसको रीयूज कर सकते हैं। और एक्सपेंशन ऑफ ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी 1000 के करीब ऐसी कॉलोनीज हैं जहां सीवर लाइन नहीं है। मैंने कहा कुछ एरिया ऐसे हैं जो एसटीपी से नहीं जुड़े हुए। पर जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट्स किया, जिस तरीके से नई सरकार की सोच है, प्रतिबद्धता है, और अब पीएमओ इन्वॉल्व है। इवन माननीय मोदी जी ने कहा है कि 3 साल में हम करेंगे। मुझे लगा है कि नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट था काफी कामयाब रहा। आज करीब 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। वो पानी आचमन लायक था, नहाने लायक था। तो कहीं ना कहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट का उसमें रोल रहा है, जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है। पर हम जैसे लोगों की भी ये जवाबदेही है, भागीदारी है कि यमुना में जो काम होना चाहिए वो अब हो। और सरकार ने पहले दिन से, मैं धन्यवाद भी देता हूं सरकार का, पहले दिन से सिक्का है। पर फिर मैं कहता हूं खाली स्क्रीमर से, कचरा से, जो मैंने मल्टीपल काम का कहा, बिल्कुल पहली बात तो जनरेट होता है, जनरेट को सोर्स पे ही हम करें। एक चीज और मैं बताता हूं, खाली यमुना सफाई से यमुना साफ नहीं होगी, पानी की भी बचत होगी। अभी मेरे से पूरे वक्ता कह रहे थे, और ई फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी एक चीज और में, अभी मेरी जानकारी के हिसाब से जब से माइक्रो इरिगेशन आया है, जब से बूंद बूंद की बचत हो रही है, एग्रीकल्चर में पानी की डिमांड कम हुई है। नदी को हम ज्यादा पानी दे सकते हैं, ये सच्चाई है। हरियाणा की बात करें तो काफी मेजर एरिया जो पहले उनकी जरूरत होती थी एग्रीकल्चर में पानी की, वो काफी कम हुई है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से बात की, उन्होंने बताया। तो ई फ्लो भी बढ़ सकता है, पर इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है। इच्छा शक्ति बड़ी बात है। जरूर सत्येंद्र सिंह जी, आपके पास आते हुए कुछ एक बिंदुओं पर जिसको लेकर हमने अभी चर्चा की ब्रेक पर जाने से पहले, की शुरुआत मैंने की थी कि चैलेंजेस क्या है। ठीक है, लक्ष्य एक बार फिर से रखा गया है कि हम यमुना को साफ करेंगे। चलिए, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि यमुना साफ होगी। चैलेंजेस जिसका जिक्र किया कि गंदा पानी, सीवरेज है, औद्योगिक कचरा आता है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, शहरीकरण का जिक्र भी यहाँ पर हुआ है, खराब नाले। लेकिन एक बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा पॉइंट कि सरकारी विभागों में तालमेल की कमी भी देखी गई। क्या ये भी एक बड़ी वजह रही है कि कहीं ना कहीं यमुना पॉलिटिक्स का भी शिकार हुई अभी तक? हाँ, बिल्कुल। जब तक ये सरकारों का तो है ही है, मतलब मैं इसमें क्या बोलूं कि सरकार किसी की, अगर मान लीजिए पहले जो सरकार थी उनका और केंद्र का सामंजस्य न होने की वजह से काम नहीं हुआ, तो वो चीज़ तो है ही है। वो चीज़ जो आप बता रही हैं वो तो है ही है। इसके साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिंडन में, ये यमुना में और क्या रीजन है कि यमुना पोल्यूटेड हो रही है। इसमें जो बैक में अगर हम जाए, केवल हम दिल्ली का एरिया ना देखें, क्योंकि दिल्ली में अगर हमने केवल यमुना साफ कर ली तो उससे भी यमुना साफ नहीं हो जाएगी। हमें उसके बैक में भी जाना पड़ेगा, जहां से यमुना का उद्गम हुआ, वहां से लेकर हम यहाँ तक हमें देखना पड़ेगा कि यमुना जी कहाँ से पहले से वाटर कैसा आ रहा है। ठीक है, पल्ला में जैसा कि बताया कि पल्ला में पानी काफी हद तक साफ आता है, लेकिन फिर भी हमें जैसा वाटर फ्लो बढ़ाने की बात हो रही, वाटर फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसके साथ में आगे भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हिंडन है हमारे गाजियाबाद में, नोएडा में हिंडन नदी है जो कि बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है, और हम लोग इसको लेके हिंडन पे मुहिम भी चलाते रहते हैं।
तो ये यमुना जी में गिर रही हैं। तो उसमें काफी, उसके किनारे काफी हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हिंडन को पोल्यूटेड कर रही हैं। तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी इसकी नदियां हैं जो इसमें और मिल रही हैं, उनकी भी गंदगी जो आ रही है वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो उनको भी हमें साफ करना पड़ेगा पैरेलली। केवल यमुना जी को साफ करने से ही काम नहीं बनेगा हमारा, हमें मतलब एक पैरेलल हमें चारों तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हर तरफ से, मतलब ताकि ये सफाई हो। हम एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं ना सर, उसमें तमाम चीजों का जिक्र उसमें किया गया है, जैसे मास्टर प्लान बनाया गया है, तय समय एक प्रॉपर समय सीमा तय की गई है, 2 साल में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, केमिकल वेस्ट पर अंकुश लगेगा, यमुना किनारे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, गाद हटाने के लिए जो आधुनिक मशीन है जो हम देख ही रहे हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है, घाटों की साफ सफाई पर भी ज्यादा जोर है। तो तमाम ऐसी चीजें। डॉक्टर फयाज, अब आपके पास भी आते हुए देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सत्येंद्र जी ने जो बात कही उसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ क्योंकि 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो सबसे ज्यादा गंदा और दूषित पानी इतना ज्यादा, अगर नजफगढ़ की बात करें 70% प्रदूषण नजफगढ़, और वजीराबाद और ओखला में 76% प्रदूषण है जो कि यमुना में जा रहा है। सर आपका ऑडियो शायद म्यूट है। यस प्लीज, कैन यू हियर मी? जी 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 सर, अपनी बात। मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने पहले कहा, ये तो केमिस्ट्री का बहुत सिंपल नियम है कि पानी बढ़ा दो डाइल्यूशन हो जाता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और पानी लाए कहां से? कोई राज्य अपना पानी नहीं देगा, कुछ भी कर लें, सबको पानी की जरूरत है। तो हमको अपने दिल्ली के अंदर ही पानी का रास्ता कैसे ढूंढना है वो इम्पोर्टेंट है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि नदी के बायोलॉजी को जानना और उसके फ्लड प्लेन को जानना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप फ्लड प्लेन के रिस्टोरेशन से ही नदी का रिजुविनेशन कर सकते हैं। एक, पानी की कमी को मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड प्लेन को रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रेन की बात जो कही डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब ने, ड्रेन को करने के लिए एक सुचारू रूप से सिर्फ एसटीपी नहीं, एसटीपी के पहले या एसटीपी के बाद नेचर बेस्ड सोल्यूशन को लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी झुग्गी झोपड़ीज हैं जहां पे अनआइडेंटिफाइड अनटैप्ड ड्रेन्स हैं। हाँ। सब पे एसटीपी लगाना संभव नहीं है। उस पर अगर नेचर बेस्ड सोल्यूशन कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम लगाते हैं, जो डीडीए के ही कालिंदी बायोस्फीयर पार्क में और नीला हाउस में सक्सेसफुल काम कर रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो बना के दिया, लीजेंडरी कॉलेज प्रोफेसर सीआर बाबू साहब ने। तो उन जो सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ऑनरेबल एनजीटी ने ये आदेश दिए हैं, तो अगर इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम बहुत सारा बेहतर काम कर सकते हैं। मैं मैडम बताऊं कि बायोडाइवर्सिटी इनरिचमेंट ही इसकी नदी की सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म को बढ़ा सकती है, बना सकती है। नदी की अपनी ताकत है, ये नदी माँ ऐसे नहीं है, इसकी अपनी ताकत है, और उस ताकत को जीवित करने के लिए इसका इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए इंटायर फ्लड प्लेन को देखना जरूरी है। हाँ। पल्ला से ओखला तक इसके इंक्रोचमेंट जैसा कहा। हाँ। अभी जैसे आपको वो भी एक बड़ा चैलेंज है। सर आती हूँ आपके पास एक बार। अशोक उपाध्याय जी, आपने कहा कि आपने पूरी यमुना में जहां से शुरू होती है वहां से लेकर एंड तक आपने पूरी यमुना को देखा, उसको समझा, परखा। इस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? क्योंकि एक इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा चैलेंज ये भी देखा गया है इसमें। देखिए, मैं सबसे बेसिक, जो दिल्ली में छोटे छोटे फ्लैट बन गए, अब वो पूजा करते हैं तो पूजा कचरा अपना कहाँ डालें? सरकार को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उन पूजा कचरा के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित करें, या तो उसका वो अपने गमले में खाद बनाएं, या सरकार अपने द्वारा जगह जगह बक्से डाले या कुछ बने, जिससे वो उनकी आस्था भी भाव बना रहे। नहीं, हम घाट पे रोकते हैं तो लोग चुपके से पीछे से डाल देते हैं। तो दिल्ली में आप देखिए 2-2.5 करोड़ की आबादी है, कम से कम 20-25 लाख के घर में पूजा पाठ होता है। तो आप अंदाजा लगा लिए उस पूजा का कचरा कहाँ आता है, और वो पूजा कचरा जब जमुना में गिरता है उसकी सिल्ट कहाँ जाती है? वो सिल्ट उसी जमुना जी में तो रह रही है। जमुना इस पिछले साल में हमारे एलजी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। यमुना के किनारे किनारे उन्होंने सिल्ट हटाई। हाँ। और इस बार आपने देखिए, पिछली बार बहुत बड़ी बाढ़ आई, इस बार बाढ़ ही ने
मैंने पूरी यमुना जी के किनारे घूमा हूं, तो उन्होंने जगह जगह नहर खुलवा दी जिससे नहर की मतलब नदी का पानी भी ना खराब हो, और उस पानी से उसका फ्लो बढ़ गया, फैल गया। तो मैंने देखा, मतलब इस बात को देखना है कि जो हमारे एलजी साहब ने कितना सुंदर काम किया। मतलब शायद बहुत कम लोग, मैं यमुना जी के किनारे घूमता रहता हूं, तो मैंने ये देखा और मैंने अपने हृदय से उनको बहुत धन्यवाद कहा और प्रसन्नता बरकी कि हमारे एलजी साहब ने नदी के किनारे किनारे उसको, गर्मियों लोगों ने कहा ये एलजी साहब क्या खुदवा रहे हैं, यमुना के किनारे क्या खुदवा रहे हैं, और वो जब बाढ़ आई, पानी आया, उसी से वो नदी का बहाव निकल गया। मैं आईटीओ के आसपास जो हम राजघाट का नाला है, जब राजघाट का नाला खुलता है ना, तो लगता है जैसे यमुना जी का किसी ने हत्या कर दी। अभी किसी ने नजफगढ़ की करी, किसी ने वहां के करी। मैं राजघाट के नालों को देखता हूँ तो मेरी आत्मा रो पड़ती है कि यमुना जी पे क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाले हैं कि यमुना के, बिल्कुल, और वही तो जिक्र कर रहे हैं सर कि यमुना यमुना नहीं एक नाला बन के रह गई है। वक्त की कमी। एक आखिरी जवाब जो अनिल जी से जानना चाहूंगी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, अब लक्ष्य 3 साल का रखा गया है, लेकिन उसके लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है, और हमारे तमाम पैनलिस्ट ने जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो ये दिया है कि आम जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर का पूजा सामग्री सीधे यमुना में न डाले, बहुत इंपॉर्टेंट है जागरूकता भी। सर देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुझे लगता है आप जैसे चैनल इसमें काफी काम कर रहे हैं। सभी चैनल अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, और मुझे लगता है जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए इसमें। उनको कहना चाहिए कि आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा अगर मां यमुना को आप दूषित करेंगे। एक तरीके से एक डायरेक्शन इश्यू होनी चाहिए। आपने ठीक कहा, उसके कहीं ना कहीं खाद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हम सेल्फ इम्पोज्ड जो हम उसमें कचरा डालते हैं उसमें रुकावट होगी। दूसरी बात, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे बायोडायवर्सिटी और नेचुरल क्लीनिंग। मेरा ये मानना है पहले हम बेसिक पे तो जाएं। पहले जो वजीराबाद से और कालिंदी तक वो यमुना नदी नहीं है, नाला बन चुकी है, पहले उसको नदी बना दें। फिर जब नदी बन जाएगी तो वो सेल्फ क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट जो बायोडायवर्सिटी है उसमें काम होगा। मैं इस बात से सहमत हूं। चलिए, स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि जिस मिशन के साथ अभी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है, आम जन भागीदारी उतनी ही जरूरी है और बहुत ही जल्द यमुना साफ होगी।